गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 14 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एनालिसिस। एंड आफ्टर टेकिंग 1 डे ब्रेक बाय इंडियन एक्सप्रेस इटसेल्फ, हम लोग वापस से फिर से आ गए हैं क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने न्यूज़पेपर छाप दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है हमारे लिए जो कि इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। अगेन पेपर 3 से लगातार बहुत दिनों से इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है कि आफ्टर फायर क्रैकर्स, मतलब कि ये फायर क्रैकर्स जो हुए हैं ये दिल्ली के अंदर बंद भी थे, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में इनको छोड़ा गया है ना कि जो दिल्ली की एयर क्वालिटी आई थी, जो बारिश की वजह से ठीक हो गई थी, वो फिर से वर्सन हो गई है। 400 प्लस, जो 403 प्लस की सीवियर कैटेगरी के अंदर ये फिर से चली गई है। और कारण सिर्फ यही है कि 24 घंटे, लास्ट 24 घंटे जो 10 PM को रात को निकाला गया डाटा दिवाली के बाद से, यानी कि 10 बजे 13 तारीख से 10 बजे के बाद से, तो ये कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि ये 218 से 403 तक आ गई। ये तो है आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके अलावा अगर PM 2.5 की बात की जाए तो ये भी माना गया है कि PM 2.5 जो कि आपका ये मॉनिटर स्टेशन लगा हुआ है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर दिल्ली के अंदर, उसने बताया कि कैसे PM 2.5 का कंसंट्रेशन 20 गुना ज़्यादा हो गया है जितना पहले था। बारिश आई थी यहाँ पे फ्राइडे में, पहले 7 दिन तक लगातार एयर क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। फिर बारिश आती है, क्यों आती है? क्योंकि मेडिटेरियन सी के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है। खैर वो वहाँ हमारे यहाँ के हमें राहत पहुँचाती है। लेकिन अब दिवाली का दिन आता है, दिवाली के दिन के अंदर इतने पटाखे आपके फोड़े जाते हैं। अब यहाँ से आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि PM 2.5 कहाँ से निकलता है और ऑप्शन में आपका फायर क्रैकर्स भी है, तो आपको याद रखना है कि बिल्कुल यहाँ पे 20 गुना तक PM 2.5 को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। इवन अगर हम बात करते हैं जो कि ये PM 10 क्या होता है, PM पोल्यूटेंट मैटर, और ये 10 कितना बड़ा है, 10 बड़ा है 15 गुना से। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि फायर क्रैकर से दोनों PM 2.5 भी निकलते हैं, PM 10 भी निकलता है। ये हमारा प्री के लिए अलग से हो गया है। और वहीं से पता चला है कि इतनी ज़्यादा दिवाली के बाद में पिछले 24 घंटे के अंदर जो एयर की क्वालिटी है वो ख़राब हो गई है। और इसके बाद अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर चुकी हैं। जैसे BJP का कहना है कि आपकी जो आम आदमी पार्टी है वो बैन को ठीक तरीके से लागू नहीं कर पाई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि BJP ने लोगों को उकसाया कि ये उनका जो भी त्यौहार है उस पर ज़्यादा बम करे, बैन को ख़राब करे। वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे डे लेटर रेस्क्यू वर्क ऑन एज 40 स्टिल ट्रैप्ड इन उत्तराकाशी टनल। तो उत्तराकाशी के अंदर ये एक टनल बन रही है जो कि ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर तक की लंबी टनल होने वाली है। इसमें से 2.5 किलोमीटर की जो टनल है, सुरंग है, वो ऑलरेडी बन चुकी थी। और ये आपका जो 25 किलोमीटर का आपका रास्ता था उसको छोटा करके जस्ट 1 आवर का रास्ता बनाने वाली थी। कुछ लोग होते हैं, कुछ जो वर्कर्स होते हैं, वो शाम को ऑलमोस्ट 5 बजे के करीबन यहाँ पे आते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। अपनी नाइट शिफ्ट्स उन्होंने कंप्लीट कर ली थी। सुबह का बात है, ये AM की बात है। नाइट शिफ्ट उन्होंने अपनी कंप्लीट कर दिया, वो निकलना चाहते हैं कि चलिए घर पे जाके दिवाली मनाएंगे। लेकिन उसी समय जब वो बाहर आना चाह रहे थे, उसी समय उस सुरंग के ऊपर से एक बड़ा जो भाग है वो नीचे गिर जाता है और वो 40 से 50 वर्कर्स उस सुरंग के अंदर फंस जाते हैं। अब उनका कोई नेटवर्क सिग्नल काम नहीं कर रहा है, उनके पास कोई वॉकी टॉकी है लेकिन नेटवर्क नहीं है, वो किसी से के साथ कोई कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। सो खैर अब आती है बात रेस्क्यू पे, और यहीं से हमारा ये आर्टिकल और ख़बर हो जाती है इम्पोर्टेंट UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब इसमें रेस्क्यू करने कौन आएगा। तो यहाँ पे रेस्क्यूअर होंगी 2 चीज़ें। कौन कौन? पहला होगा स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजर, स्टेट DM। सेकेंड यहाँ पे होगा नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF। तो ये आपकी जो होंगी, और पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आएंगे। अब डिजास्टर समझ के आप लोग समझ गए होंगे कि UPSC के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर GS 3 में, क्योंकि ये आपसे बात करता है कि हाउ टू डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसका मैनेज कैसे करें।
तो ये आपका आ जाता है, वहाँ पे इम्पोर्टेंस रखता है। खैर 12 बजे ये लोग आते हैं और 12 बजे के करीबन इन लोगों ने उनके साथ टनल के सहारे यानी कि सुरंगों के पाइपों के सहारे उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया, उनसे बातें की, उनको बताया कि आप लोग सेफ़ है या फिर आप लोग बताइए आप लोग सेफ़ है और हम आप लोगों को निकाल लेंगे। अभी बात हो रही है कि उनके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स प्रोवाइड हुए हैं, खाना और जो और चीज़ें हैं वो भी उनको दी जा रही हैं, फूड एंड दिस बाय पाइप, ठीक है, पाइप के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें उन तक प्रोवाइड करवाई जा रही है। आगे देखते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा और उसके बाद कुछ पॉइंट्स हमें भी याद रखने होंगे कि कैसे अगर ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं तो किस तरीके से उसके ऊपर स्टेप लिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये सवाल आ जाता है जीएस पेपर 3 में तो आपको सभी स्टेप वाइज पता होने चाहिए। नेक्स्ट अब आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है कि टॉक्स इन आर्म फोर्सेस ऑन पब्लिक पॉसिबल एंट्री ऑफ ट्रांसजेंडर स्टडी ग्रुप फॉर्म। देखिए क्या बात कर रहा है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको आर्म फोर्सेस यानी कि आर्मी के अंदर उनकी एंट्री हो जाए, उनका भी सिलेक्शन होने लग जाए, इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है और देखते हैं कि उसके बाद वो क्या कहती है। यूपीएससी पेपर में कैसे रेलिवेंट हो जाता है, पेपर में रेलिवेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 मेंस का जो है आपका, उसमें क्या होगा, सोशल जस्टिस के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो सोसाइटी का भाग है ना, ये भी तो ह्यूमंस है, इनको ये जस्टिस क्यों नहीं मिला है, ठीक है। तो सोशल जस्टिस का भाग कह लीजिए या फिर आप जो और ज़्यादा कह सकते हैं एक्टिव गवर्नेंस, तो इन सब चीज़ों के अंदर आपका जीएस पेपर 2 में ये आता है। इसके अलावा आप क्या कहीं पे सोच पा रहे हैं कहाँ आएगा, बिल्कुल सही अगर सोच लिया तो जीएस पेपर 4 में आपका इथिक्स की केस स्टडी में ये आ सकता है कि इज़ इट गुड, इज़ इट नॉट गुड, या फिर कहाँ आपका इथिक्स का जो पेपर जो कि ऑलमोस्ट 8 या 9 भागों में बटा हुआ है, जिसमें कि इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर आपके पॉलिटिकल थिंकर्स है, इथिकल थिंकर्स है, तो उनके कुछ विचारों को भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। खैर आर्टिकल में देखते हैं कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस है वो पॉसिबल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देख रही है कि ट्रांसजेंडर को भी शायद वहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। किस एक्ट के थ्रू किया जाएगा, ये बात करता है द ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट, ठीक है। कब बनाया ये, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। तो ये एक्चुअली भी इसका नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन, आपका जो प्रिंसिपल प्रोटेक्शन आपका बना हुआ है और 2019 में बना है, लेकिन बना ये है जनवरी 2020 के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आपको जो ये ट्रांसजेंडर है इनको मार्जिनलाइज सेक्शन की तरह देखा गया है, इनसे माना गया है कि इनको एजुकेशन में ये लोग पिछड़े हुए हैं और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनको एजुकेशन दिलाए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट दिलवाए, ये सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड करवाई जाएँ क्योंकि ये हमारी स्टेट के मेंबर्स हैं, स्टेट के अंदर रहते हैं। खैर नेक्स्ट हम चलते हैं प्रिंसिपल पर्सोनल की कौन यहाँ पे सोर्सेज है। सोर्सेज का बताना है कि इंडियन एक्सप्रेस के जो सोर्सेज वो कहते हैं कि कैसे यहाँ पे एक कमेटी बिठाई गई है PPOC के नाम से, जिसका नाम है प्रिंसिपल पर्सोनल ऑफिसर्स कमेटी, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया, देखो दो चीज़ें यहाँ पे और दी गई हैं। जो PPOC होती है ना, इसमें तीनों सर्विसेज, आपकी आर्मी हो जाती है, आपकी नेवी हो जाएगी एंड आपकी एयरफोर्स हो जाएगी। तो इसके जो तीनों के डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जो तीनों सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। इस कमेटी के बारे में हमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। सेकंड आपके पास होता है AFMS। अब ये क्या है, AFMS होता है आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। तो इसके जो डायरेक्टर्स होते हैं उसमें भी आपकी ट्राई सर्विस होती है, इसमें भी आपकी आर्मी कॉन्स्टिट्यूएंट करेगी 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका नेवी करेगी एंड थर्ड पार्ट क्या करेगी, एयरफोर्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको यहाँ पे दोनों को बैठाया गया और इन्हीं कमेटी के अकॉर्डिंग यहीं से पता चलेगा जो तीनों आर्मी के हैं कि इनको पॉसिबल जो एम्प्लॉयमेंट है, जो काम है वो कहाँ पे दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपने आगे वाले आर्टिकल्स की तरफ। एंड नाउ अभी हमारे पास है बॉन्ड ऑफ सीक्रेसी। किस चीज़ पे बात करने वाला है, ये जो ऑथर है इसके ये लिखते हैं अशोक लवासा जी और लिखते हैं अबाउट इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड है, यानी कि आप जिस पे हम लोग बहुत मुद्दा उठा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बीच में आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि आप इसको इलेक्शन कमिश्नर के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, इसके बारे में अनोनिमिटी रखी जानी चाहिए या नहीं रखी जानी चाहिए, टैक्स से इसको रिड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,
ऑथर का यहीं पे यही मुद्दा लेके आते हैं कि ठीक है, ये बहुत ही एक फेमस मुद्दा बना हुआ है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का होना ठीक है या नहीं होना चाहिए, उसमें से एनोमिनिटी हटा देनी चाहिए, यानी कि आपको कौन डोनेशन कर रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, ये सारे सवाल यहाँ पे उठते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि क्यों ना आप एक और मुद्दे की तरफ बात करें, वो है टैक्स के ऊपर, क्योंकि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं जो कि ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ तक के आपके पिछले 5 साल के अंदर डोनेट हो चुके हैं, आ चुके हैं, वो टैक्स फ्री हैं। उनके ऊपर ना ही डोनर को टैक्स लगता है और ना ही डोनी को टैक्स लगता है। अब डोनर और डोनी कौन होता है? डोनर होता है जो आपका डोनेशन कर रहा है और डोनी होता है जो आपका डोनेशन ले रहा है, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे डोनी है। तो इन दोनों के ऊपर टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन ऑथर पूछते हैं क्या ये सच में ऐसा पॉसिबल है? क्या सच में किसी ऐसे कानून के अंदर टैक्स जो रिलेटेड है, क्या उसमें ऐसा लिखा गया है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर जब तक आपने अपना फुल जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड नहीं कराई? तो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ भी किसी कानून के अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आपका इलेक्टोरल एक्ट है उसके अंदर आपने क्या कर दिया, इसको बना दिया है। और इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करते हुए ऑथर पॉसिबल 3 सॉल्यूशंस देते हैं। ये कहते हैं कि आप अगर कुछ भी ना कर सके तो 3 तरीके से आपको कुछ जो आपके हाथ में जुरिस्डिक्शन है वो लेना चाहिए। जैसे कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट था, मतलब वो बिल्कुल नहीं चाहता था ये इलेक्टोरल स्कीम आए या फिर इनके अगेंस्ट ही बोलता था। लेकिन मिस्टीरियस्टिकली उनके पास कुछ ऐसा होता है कि अब उन्होंने इसके अगेंस्ट बोलना बंद कर दिया और किसी को नहीं पता, ना उसके रीजन दिए गए, किसी को नहीं पता कि वो इसके अगेंस्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के अंदर होते हुए ये ऑथर कहते हैं कि अभी 3 अकॉर्डिंग टू हिम इसमें रिफॉर्म किए जाने चाहिए, एटलीस्ट एक द टैक्स जो आपका अरीना है उसके अंदर। क्योंकि आपका ठीक है एनोनिमिटी वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, अभी गवर्नमेंट के पास है, वो उस पर काम करना चाहते हैं, क्या करेंगे। लेकिन उसके अलग भी 3 रिफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं वो चलिए देखते हैं। पहला रिफॉर्म्स ऑथर कहते हैं कि आपको यहाँ पे एक क्या करना चाहिए कि टाइम लिमिट लगा देनी चाहिए कि जितने भी आपके टैक्स फ्री या टैक्स से जो एग्जिम्ट बॉन्ड्स वगैरह हैं उनको आपको टाइम होना चाहिए कि इतने टाइम में, मान लीजिए आपको मिला है अभी 6 महीने का टाइम, ठीक है। अगर आप इतने टाइम के अंदर उसको यूज़ कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर या तो आप सारा का सारा यूज़ करिए, नहीं करते तो जो भी आपको बेनिफिट दिए गए हैं टैक्स के, वो बेनिफिट आपसे छीन लिए जाएंगे, यानी कि आपसे वो बेनिफिट आपको दोबारा नहीं दिए जाएंगे। तो ऐसा कुछ टाइम सिस्टम होना चाहिए कि जिसके अंदर इनके ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहे, थोड़ा सा इनके ऊपर डर हो कि वो लोगों को जो काम उन्होंने करने हैं वो उनको कर सकें। सेकेंड यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि टाइम लिमिट होना चाहिए, ठीक बात है। इसके अलावा आपके पास ऑल्सो स्टिपुलेशन स्पेसिफाइंग लिमिट भी होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है स्टिपुलेशन स्पेसिफाइंग लिमिट्स का मतलब है कि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट लड़ना चाहता है, ओके, और अब उसने बोला है कि मेरा जो इलेक्शन का खर्च है, जो भी आप कह रहे हो कि मैं फील्ड में जा रहा हूँ, मैं अपना बहुत सारा रैली वगैरह कर रहा हूँ, एक्सपेंडिचर जो है वो ऑलमोस्ट 95 लाख रुपए आएगा, उसको इतना दिया जाना है। इलेक्शन पार्टी के पास होता है ये, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट में होता है और उन्हीं के कैंडिडेट होते हैं जो खड़े होते हैं इलेक्शन में। अब ये इलेक्शन पार्टी के पता चल गया है कि ठीक है इसका इतना आएगा। अब इलेक्शन पार्टी को या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनको इनके ऊपर लिमिट लगा देनी चाहिए ऑलमोस्ट 50% की। वो कहते हैं कि क्यों नहीं आपको सिर्फ हम लोग 50 लाख रुपए देंगे और इसी में आप लोग जाके अभी जीत के आइए। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको क्या होगा, टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और थर्ड यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि यहाँ पे एक और जो प्रपोज किया गया है ऑलरेडी, मतलब पहले ही प्रपोज हो चुका है कि CAG जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनको पीरियोडिक ऑडिट करना चाहिए, ठीक है, कि समय समय पे। पीरियोडिक क्या होता है, 3 महीने में, 2 महीने में, एनी टाइम जो भी आपका सजेस्ट किया गया है, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया, उस समय पे CAG अपना ऑडिटिंग करे हर चीज़ की डिटेल के अंदर। और ये कब बोला गया है कि पीरियोडिक कब होना चाहिए, हर 5 साल के अंदर, 5 ईयर्स, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होता है। तो हर 5 साल के अंदर उनको ये पूरा हक होना चाहिए कि वो अच्छे से उसको ऑडिट करें और तब वो बताएं कि कितना पैसा ऐसा होना चाहिए जो इनकम का है, जो टैक्स एग्जेम्प्ट इनकम है और किस डिक्लेयर्ड पर्पज से वो उसको मिला हुआ है,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमारे CIG जो है उनको। और अगर आपका कोई भी डोनर या पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एनोमिनियस रखना चाहता है, फोर्थ यहाँ पे बताते हैं कि ठीक है आपको एनोमिनिटी चाहिए ना, आप नहीं चाहते हैं कि हमारे बारे में किसी को पता चले, तो अगर आप रखना चाहते हैं तो उनके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स लेना चाहिए, फुल टैक्स ले देना चाहिए। ये ऑथर के पर्सनल व्यूज़ है यहाँ पे, आप इनको माने ना माने, सुप्रीम कोर्ट इनको माने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर रिफॉर्म्स की बात आती है तो आप पॉलिटिकल लेवल पे ये क्वेश्चन उठ जाता है, तो मेंस के अंदर आप लिख सकते हैं कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप टैक्स लेंगे, मान लीजिए अगर आप टैक्स ले भी लेंगे तो वो टैक्स जाएगा कहाँ पे? वो टैक्स जाएगा आपका कहाँ पे? पब्लिक के एक्सपेंडिचर पे। ओके, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे। वैसे भी आप जो पैसा लगा रहे हैं अभी एनी हाउ, जो भी आपको डोनेशन मिल रहा है उसका भी यूज़ एज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी होने के अलावा सिर्फ इलेक्शन में नहीं करना चाहिए, या इलेक्शन में भी कर रहे हैं तो भी आप पब्लिक पे पैसा लगाना, तो आप टैक्स दे भी देंगे तो उसमें प्रॉब्लम है क्या? तो इसीलिए इसी बुनियाद पे स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा जा सकता है। इसके अलावा ऑथर लास्ट में ये भी बताते हैं कि जो बात आती है एनोमिनिटी के ऊपर, उसके ऊपर भी ऑथर कुछ अपने व्यूज़ रखते हुए बोलते हैं कि कैसे जो सीक्रेट बॉन्ड है वो और भी क्वेश्चंस उठाता है कि सीक्रेट बॉन्ड क्यों है, सीक्रेट बॉन्ड क्यों कहा गया है, क्योंकि बता नहीं रहा है किसने दिया है तो सीक्रेट बॉन्ड बन जाता है। ये और सवाल उठाता है कि क्यों आपका जो मतलब कि जो लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं, जो लोकतंत्र चाहते हैं, वो लोग क्यों ऐसा करेंगे कि वो किसी चीज़ को सीक्रेट रखना चाहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जो लोकतंत्र के लिए अपना पैसा देते हैं, ठीक है, डोनेशन देते हैं, दिखाते हैं और खुश होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र भी उतना ही ज़रूरी है जितना एनवायरनमेंट के लिए पैसा देना ज़रूरी है, जितना आपका किसी भी पब्लिक कॉज के लिए डोनेशन करना उतना ज़रूरी है। इतना ही आपको खुश होना चाहिए कि आप लोकतंत्र को बचा रहे हैं, जो कि आपकी एक फंडामेंटल बहुत अच्छी आपके पॉलिटिकल सिस्टम निकल के आया है इतने सारे पिछले सालों में। अगर एनालाइज किया जाए तो हर जो आपकी राज व्यवस्था थी, अनार्की थी, एनीथिंग, उस सबसे ज़्यादा अच्छा ये सिस्टम है अभी तक। तो इसमें भी इंसान को खुशी महसूस करनी चाहिए। और क्यों एज अ सोसाइटी कुछ लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क भी छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम आर्टिकल पर पढ़ते हैं जो कि बात करता है अफर्मिंग प्रायोरिटीज़। क्या है ये? बात हो रही है दिल्ली की पोजीशन के बारे में कि जो दिल्ली है या इंडिया है जो, उसकी पोजीशन है क्या मिडिल ईस्ट के अंदर बार बार। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि अफर्म बार बार अफर्म कर रहा है इंडिया। जैसे अभी कैसे अफर्म किया इंडिया ने कि 2+2 का डायलॉग हुआ था, राइट? पता है इसके बारे में, मैंने अच्छे से समझाया था क्या था। 2+2 डायलॉग हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था ये डायलॉग होता है USA के जो डिफेंस और सेक्रेटरी हैं और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर तो इंडिया के, कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से लगातार ये जो डायलॉग है ये इंडिया की और USA की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। जितना ये गैप था ना वो कम होता जा रहा है, पहले US से ज़्यादा दूर था, इन फिजिकली टर्म्स नहीं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिश्तों के टर्म्स में। लेकिन अब इंडिया और USA जो है वो एक दूसरे की करीब आ रहे हैं, क्योंकि 2015 से ही ऑलमोस्ट ये 2+2 डायलॉग चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे बताते हैं कि इसके अलावा जो I2U2 आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है I2U2? वन आई से बनता है इजराइल, सेकंड आई होता है यहाँ पे इंडिया के लिए, 1U से यहाँ पे बनता है USA एंड सेकेंड यू यहाँ पे किस चीज़ के लिए? सेकेंड यू यहाँ पे है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये होता है 4 देशों का समूह जहाँ पे इंडिया, ये क्वाड की तरह है, लेकिन क्वाड में क्योंकि 4 लिख ही दिया है तो इसीलिए इसे दोबारा से क्वाड लिखते तो क्या बोलते? क्वाड 2.0, लेकिन फिर वो ठीक नहीं रहता है। क्वाड की तरह है जिसमें आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA मेंबर कंट्रीज़ है, और यहाँ पे भी 4 मेंबर कंट्रीज़ है जो अपने इकोनॉमिक चीज़ों के ऊपर बात करेंगी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी आपको इसराइल से मिलेगी, UAE से आपको फंड मिलेंगे, पैसा मिलेगा, USA से। तो ऐसे ही मिलजुल के काम करने वाले, किस चीज़ में? इंडो पैसिफिक में। तो यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है? इंडिया, इजराइल प्लस आपका UAE अरब यूनाइटेड अरब अमीरात प्लस आपका USA। ठीक है, 4 यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ है, और यहाँ से भी जो इंडिया एंड USA की पार्टनरशिप है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। USA और इंडिया यहाँ भी है। फिर आप क्वाड की बात करेंगे तो क्वाड जो है आपका ग्रुप, उसमें भी इंडिया USA है। कैसे है? इंडिया प्लस US प्लस आपका ऑस्ट्रेलिया एंड प्लस जापान।
तो ये चारों कंट्री वहाँ पे है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं G20 अलग अलग, जिसमें इंडिया USA खुद एक दूसरे के साथ पार्टनर है, और बायलेटरल तौर पे हम लोग जो है ये 2+2 करते हैं। यहाँ पे तो आप मल्टीलेटरल देख रहे हैं ना, बहुत सारे नेशंस एक साथ है, या 4 है, 3 है, क्वाड्रिलेटरल्स है। लेकिन जब बायलेटरल है कि सिर्फ इंडिया का और USA के जब रिश्तों की बात होती है, तब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, तब हम आते हैं 2+2 डायलॉग पे। ओके, 2+2। तो ये जो 2+2 की बात होती है, ये होती है कि इंडिया से डिफेंस सेक्रेटरी, USA से डिफेंस सेक्रेटरी, और USA के जो होम सेक्रेटरी है वो आएंगे। इंडिया से हमारे डिफेंस मिनिस्टर जाएंगे, एंड जो कि राजनाथ सिंह है, और फॉरेन मिनिस्टर जो कि फिलहाल जयशंकर जी हैं, तो वो यहाँ पे जाएंगे। खैर, अभी 2+2 के डायलॉग हुए हैं, क्वाड की मीटिंग्स हुई हैं, बहुत सारे रेजोल्यूशंस हुए हैं। तो उस सब में दिल्ली जो है वो बार बार अपनी पोजीशन दिखा रही है कि हम किसके साथ हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, वो मिडल ईस्ट की अपनी पोजीशन को दिखाते हुए इजराइल को दिमाग में रखती है। इजराइल को दिमाग में क्यों रखती है? क्योंकि देखिए I2U2 के साथ है। इसके अलावा 2000 जो G20 अभी 2020 दिल्ली डिक्लेरेशन हुई थी, उसमें भी इंडिया ने प्रपोज किया था कि वो लोग इजराइल और अरब से होते हुए अपना जो एक क्या बनाने वाले हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर बनाने वाले हैं। वेस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर, वो कॉरिडोर क्या होगा? वो कॉरिडोर होगा ट्रेड के मामले में। जैसे कि चाइना आपका कॉरिडोर बना रहा है, मिडल ईस्ट की 5 नेशन से निकलते हुए यूरोप में जा रहा है, उसी तरीके से इंडिया जाना चाहता है। लेकिन कहाँ से जाएगा? इंडिया जाएगा, यहाँ पे आप इंडिया की लोकेशन लगा लीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा अफ्रीका। इधर आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे पहले का भी, इधर आपका यूरोप एंड एशिया सब कुछ है इधर, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये दिस पोर्शन, और यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे जब इंडिया जाना चाहता है, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका यूरोप है इधर इतने में, ये यूराल माउंटेन्स है जो एशिया को, रशिया को और यूरोप को अलग अलग करती हैं। अब आप यहाँ पे अगर अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आप देख पाएंगे कि चाइना की जो लोकेशन है वो इधर है, राइट। और चाइना यहाँ से जाते हुए अपना जो उसका पुराना सिल्क रोड था, उसको वो अब एक्सेस करके जाना चाहता है यूरोप में। यहाँ पे 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज आती हैं, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, राइट, तुर्कमेनिस्तान, ये सब कुछ यहाँ पे 5 ऐसी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, उनके थ्रू चाइना जा रहा है। अब क्योंकि चाइना के साथ उनके रिश्ते हो गए और चाइना अपनी मोनोपोली वहाँ पे रखना चाहता है, तो इंडिया को वो यहाँ से एक्सेस नहीं देगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो इसीलिए इंडिया ने कॉरिडोर जो है अपना दिया था, वो दिया था कि इंडिया यहाँ से, मुंबई से या गोवा से, यहाँ से जिस भी पोर्ट से जाना चाहता है, वहाँ से जाएगा पहले ईरान, यहाँ पे ईरान को देखेंगे आप, और ईरान से होते हुए यहाँ का जो 4 बाहर पोर्ट है उससे निकलेंगे। फिर यहाँ से उन्होंने 3 पोर्ट्स को इंडिया ने सऊदी अरेबिया में पैसे लगाए हैं, इन्वेस्ट किए, वहाँ से यहाँ जाएगा इजराइल में, इजराइल से होता हुआ डायरेक्ट मेडिटेरियन सी के अंदर आ जाएगा और यूरोप के अंदर आ जाएगा। ये आपको बीच में यहाँ पे मेडिटेरियन सी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या है? मेडिटेरियन सी है, दिस क्योंकि ये किस किस के बीच में है मेडिटेरियन सी? ये मेडिटेरियन सी है आपका यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में। तो ये जो कॉरिडोर है कि इंडिया यहाँ पे जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा था इस चीज़ में, तो उसके लिए भी इजराइल की अहम भूमिका यहाँ पे होती है। और इसीलिए इंडिया की पोजीशनिंग जो है वो हम देख पाते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया की पोजीशनिंग इजराइल के लिए रहती है। और 2 प्रूफ हैं इसके। पहला प्रूफ है जो पहले रेजोल्यूशन हुआ था। क्या रेजोल्यूशन हुआ था? एक रेजोल्यूशन हुआ था जहां से इंडिया अफर्म कर गया था, जहां से इंडिया बोला था कि नहीं, हम एब्सटेन कर रहे हैं, हम नहीं देना चाहते, क्योंकि वो रेजोल्यूशन था कि वॉर को बंद करवा दिया जाए यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसके अंदर, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UN का। लेकिन इंडिया ने उसमें वोट नहीं दिया। कारण यही था कि उस जो रेजोल्यूशन हो रहा था उसमें हमास को यहाँ पे वो नहीं किया गया था, एज अ टेरर ग्रुप यहाँ पे दिखाया नहीं गया था। तो इसीलिए इंडिया USA सब उसके अलग हो गए थे, खिलाफ हो गए थे कि नहीं। अब एक और 9 जो नवंबर है उस तारीख को फिर से एक रेजोल्यूशन पास हुआ है जिसके अंदर आपको इंडिया जो है उसकी पोजीशन फेवर में रही है, उन्होंने फेवर किया। और क्या है वो कह रहे हैं कि उन्होंने कंडेम कर रहे हैं, ठीक है। सभी नेशन जो है जिन्होंने भी फेवर किया है उन सभी ने कंडेम किया है किस चीज़ को? इजराइल को। और इजराइल को क्यों कंडेम किया है? क्योंकि इजराइल वहाँ पे सेटलमेंट बना रहा है पैलेस्टाइन में। तो अगेन हमारी जो दिल्ली की पोजीशन है, डाउन दिल्ली की पोजीशन, वो साफ साफ यहाँ पे दिखाई देती है कि दिल्ली बिल्कुल भी जो हमास है उसके टेरर के खिलाफ है, बिल्कुल। लेकिन इजराइल जो पोजीशन बनाना चाहता है, इजराइल जो आपका कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर रहा है गाजा के, वो उसके भी खिलाफ है,
ठीक है, ये भी नहीं चाहता, ये भी नहीं चाहता, लेकिन चाहता क्या है? तो दिल्ली की पोजीशन शुरू से लेके अभी तक यही है कि आपका जो इज़राइल है वो टू नेशन जो थ्योरी है, दोनों नेशंस आपस में पड़ोसियों की तरह रहें, शांति से रहे, जैसे इंडिया पाकिस्तान रहता है अलग अलग होके, बिल्कुल टोटल ऑटोनॉमी उनको मिल जानी चाहिए अलग अलग स्टेट को भी। तो ये आपका आर्टिकल यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि बात करता है विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम द सन सोलर एनर्जी मिनी ग्रिड्स कैन हेल्प एनर्जी पॉवर्टी ऑफ रूरल communities in climate vulnerability regions. Investment in these renewable energy initiative must be scaled up, कि इनको बढ़ा देना चाहिए। उधर यहाँ पे अजय माथुर एंड ब्रैड मेटोसन, देखिए यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी जो है ना वो सबसे चीपेस्ट एनर्जी है, ठीक है, सबसे चीपेस्ट एनर्जी, आप सबसे सस्ते में उसको प्रोवाइड करवा सकते हो। और आप जब उसको सबसे सस्ते में प्रोवाइड कराओगे तो बहुत सारे जो विलेज के रूरल इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स हैं, रूरल जो एरियाज़ है जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दिन के टाइम में 2-2, 4-4, 6-6 घंटे तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चली जाती है और लोगों के पास 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, ठीक है, ये अभी तक नहीं प्रोवाइड करवा पाए। और बहुत सारे तो ऐसे पिछड़े हुए गांव हैं जहाँ पे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बहुत कम आवर्स की आती है, ठीक है। अभी इंडिया में ऐसा है नहीं टेक्निकली कि हर गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। पहला ऐसा राज्य बना था जिसने पूरा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्लेस के हिसाब से पूरा का पूरा ले लिया था, वो था हरियाणा, जो कि 2020 में ऐसा ऑलमोस्ट राज्य बन चुका था। इसने अपने जितने भी गांव थे, जितने भी विलेज एरिया थे, उन सब में इलेक्ट्रिसिटी भेज दी थी। लेकिन पूरे के पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है और इसी के लिए कहते हैं कि सोलर एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर विंड एनर्जी है, बहुत सारी एनर्जीज है, लेकिन सोलर सबसे चीपेस्ट है। जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की आप बात करेंगे तो टाइडल एनर्जी होती है, आपके ओशन से बनने वाले टाइड्स जो आती हैं उनसे, उसके अलावा आपकी विंड एनर्जी होती है, राइट, हवा से जो आप एनर्जी बनाते हैं, उसके अलावा आप और एनर्जी बायोमास जो है उससे बना सकते हैं, ठीक है। तो इन सब से बना सकते हैं क्योंकि दोबारा आप उसका यूज़ कर सकते हो, लेकिन सोलर एनर्जी सबसे चीप पड़ेगी, सबसे सस्ती होगी और सबसे ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल भी होगी, और उन्हीं के लिए इस्तेमाल होना चाहिए मिनी ग्रिड्स का। अब मिनी ग्रिड्स क्या है? तो मिनी ग्रिड्स है कि वो छोटे छोटे ग्रिड्स जिनका इस्तेमाल आप स्टेट की जगह कोई भी प्राइवेट जो कंपनीज है वो कर सकती हैं, घरों के ऊपर जो हो सकते हैं, या फिर छोटे छोटे एरियाज़ में जिनको लगाया जा सकता है, जो आपकी डेली कंजप्शन की ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सके, ठीक है। पर्टिकुलर 1 फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली, इस तरीके से। तो ये होते हैं मिनी ग्रिड्स। लार्ज ग्रिड आपके होंगे जब आप बहुत बड़े एरिया में, बहुत जो आपका बड़ा एरिया उसमें टोटली सोलर जो है सिस्टम उनका इस्तेमाल कर रहे हो। मे भी हो सकता है एक बहुत बड़ी कमर्शियल आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग है, आप उस पर इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो सब थोड़ा सा लार्ज में आएगा। उसके लिए आपको अलग से जो सोलर पैनल्स हैं उनके पार्क वगैरह निकालने पड़ेंगे। तो ये एक कहीं ना कहीं सॉल्यूशन दे रहे हैं कि अभी प्रॉब्लम इन्होंने बताया है कि ये कहते हैं कि प्रॉब्लम अभी बस यही है कि बहुत सारे जो ये मिनी ग्रिड्स है ना, ये आपको प्राइवेट जो कुछ कंपनीज है, मान लीजिए 2 कंपनीज है, 4 कंपनीज है, उन्हीं के सभी के हाथों में दिखाई देता है। और इनको एक्चुअली में इनके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं होती है, इनको कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ कस्टमर से मैटर रखते हैं कि इनको सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, आपको कमर्शियली सिर्फ ध्यान देना है, मेंटेन करना है। लेकिन यहाँ पे उतर कहते हैं कि इनको सब्सिडाइज करवा देना चाहिए गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और इनको और ज़्यादा प्राइवेट जो मतलब कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उनको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और यही इंडिया की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इसको बनाने की, लेकिन अभी जितना इंडिया यूज़ कर रहा है वो सिर्फ यूज़ कर रहा है 10% ऑफ इट्स कैपेसिटी, ठीक है, कि 10% भी वो यूज़ नहीं कर रहा है जितनी इंडिया की कैपेसिटी है। और ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का विषय है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स इस आर्टिकल से निकल के आए थे। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सप्लेन पेज की तरफ, जहाँ पे बात होती है ट्रैक्ड व्हाइल ऑन बेल। क्या बोल रहे हैं कि पहले भी हम इस आर्टिकल को एक्चुअली डिटेल में कवर कर चुके हैं, ये लिखा गया था आइडिया पेज के ऊपर, और इसमें वहाँ पे इसकी प्रॉब्लम्स बताई गई थी। एक्सप्लेन में पूछते हैं कि है क्या। हमें पता है कि कैसे जम्मू कश्मीर पहली ऐसी स्टेट बन गई है जहाँ पे इंडिया के अंदर एक जो प्रिजनर्स है उनके ऊपर जीपीएस सिस्टम लगाया गया है जब वो बेल पे बाहर जाएंगे। कौन है वो इंसान जिसके ऊपर ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ? ये हो रहा है मोहम्मद भट्ट के ऊपर। गुलाम मोहम्मद भट्ट इनका नाम है, जम्मू कश्मीर के ये है। इनको बेल दी गई है, देखिए आप फोटो के अंदर, और यहाँ पे जो एक ऑफिशियल है वो इनको एंकलेट जो जीपीएस है वो पहना रहा है, ठीक है। ये कहते हैं कि ठीक है, ये समझ में आ गया। किसने ये बोला? ये बोला था आपका स्पेशल जो एनआई कोर्ट है जम्मू कश्मीर का, उन्होंने, कि आप इनको
जो जीपीएस है वो लगा के छोड़ दीजिए, बेल दे दीजिए। ये कहते हैं कि जीपीएस एक्चुअली में है क्या और ये काम कैसे करता है। ये कहते हैं जीपीएस जो है वो एक छोटा है, मतलब कि एक तो आपका जो जीपीएस ट्रैकर है वो एक स्मॉल होगा, साइज में ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम करेगा। उसके अलावा वियरेबल डिवाइस है कि आप उसको पहन सकते हैं, ठीक है, वियरेबल डिवाइस है आपका ये। इसके अलावा ये कहता है कि ये आपका मॉनिटर, अभी तक पहले भी इसको इस्तेमाल किया जाता था जानवरों की मॉनिटरिंग के लिए कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। ये जो जीपीएस होता है क्या है एक्चुअली में, ग्लोबल आपका ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, ग्लोबल आपका पोजीशनिंग सिस्टम होता है, पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस। तो कह रहे इसीलिए इसका बहुत सारा, अभी तक जो प्रोजेक्ट चीता कूनो नेशनल पार्क में होते हैं वहाँ पे भी हमें देखने को मिला कि उनको भी जो मॉनिटरिंग है उनकी जीपीएस के द्वारा ही की जाती है, उनको भी रेडियो कॉलर पहनाए गए थे गले के अंदर। खैर, तो ये होता है। तो इसमें पहले, लेकिन इंडिया के अंदर पहली बार ये अब इस्तेमाल हो रहा है किसी इंसान के ऊपर, ऑल दो और बहुत ऐसी एडवांस कंट्रीज़ हैं यूएसए जैसे, वहाँ पे डिकेड से यानी कि दशकों से ये चलता आ रहा है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से इसके कुछ प्रॉब्लम्स को भी पहले आर्टिकल्स में मेंशन किया गया था। खैर, अब ये कहते हैं कि जो डिवाइस है वो टेम्पर प्रूफ है कि आप उसको छेड़खानी नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है, यानी कि आप चाहते हो कि चलो मैं घुमाता हूँ इसको निकाल देता हूँ, नहीं, आपको अगर उसको निकालोगे तो आप उसको डैमेज किए बिना नहीं निकाल सकते। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे बात हो जाती है, नहीं तो आप सोच ही सकते हैं। इसके अलावा ये, क्योंकि इंसान अपना डेली का जो काम करता है वो भी होता है, तो वाटर प्रूफ भी होते हैं कि पानी वगैरह से भी इनको कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद कहते हैं कि क्यों पुट किया गया है भट्ट के ऊपर, तो यही है कि प्रोसिक्यूशन जो विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस का, वो क्लोज मॉनिटरिंग करना चाहते हैं कि मूवमेंट क्या क्या लेने वाला है जीपीएस से। और जो डायरेक्टरेट जनरल है पुलिस के, जिनका नाम था आर स्वैन, वो बताते हैं कि कैसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को जो हेड कर रहे हैं सीआईडी को, और वो कहते हैं जम्मू कश्मीर में कि जीपीएस ट्रैकर जो है वो नेक्रो स्मगलिंग वगैरह है, टेरर एक्टिविटीज़ है, उनको कब करने में हेल्प करेंगे। देखिए एग्जांपल से समझिए, यहाँ आपने एक इंसान को बेल पे छोड़ दिया, ये तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ है, पता नहीं कुछ करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने एक क्रिमिनल था, अभी तक उनका पूरा का पूरा वो आया नहीं है, उनको आपने क्या किया कि ठीक है आप बेल पे बाहर चले जाइए, लेकिन आपको स्टेट छोड़ के नहीं जाना, जगह छोड़ के नहीं जाना, ये कुछ आपने लगा दिए। अब वो बेल पे बाहर चला गया, अब वो बाहर जाके एविडेंसेस से छेड़खानी कर रहा है जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए था, या फिर जो आपके गवाह हैं उनके साथ वो छेड़खानी कर रहा है, ठीक है, एविडेंसेस से, या फिर उनको किसी को मार दे रहा है जो उसके केस के अंदर एक बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाने वाले थे। इससे क्या हुआ, इससे जो आपने बेल दी थी वो तो खराब हुई, इसके अलावा ये चीज़ें जो रोकी जा सकती थी उनको नहीं रोक पाए। ये बार बार ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी, लेकिन अब आपने लगा दिया उसके ऊपर जीपीएस ट्रैकर। आप कहते हैं कि देखिए ये है, अगर आप उस एरिया के 2 किलोमीटर में भी अगर आपका कहीं हो गया ना, तो हम आपकी बेल को ख़त्म कर देंगे। कुछ कंडीशंस आपने लगाई, आपने उनसे साइन कराया, घर पे भेज दिया। अब उसको इंसान को पता होगा कि अब अगर आप जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे, और अब कहीं ना कहीं वो डर ज़्यादा रहेगा, वो एविडेंसेस के साथ कुछ करने के लिए इधर से उधर नहीं घूमेगा, और ज़्यादातर यही प्रॉब्लम्स होती है, राइट। तो ये यहाँ पे एक बेनिफिट होने वाला है। और इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो आर्टिकल है वही है, वंस अपॉन अ टाइम ए प्लान टू जॉइन रेड सी विद मेडिटेरियन थ्रू इज़राइल। तो कहते हैं कि आर्टिकल लिखा गया है एक्चुअली में अर्जुन सेन गुप्ता जी द्वारा, और ये कहते हैं कि शायद एक कारण इज़राइल का जो पोजीशनिंग ले रहा है अब गाज़ा के ऊपर, जो अपना टोटली वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर रहे हैं, टोटल अपना अधिकार चाहते हैं, उसका एक ये भी है कि कहीं ना कहीं एक प्रपोज प्लान किया गया था आज से बहुत सालों पहले, ठीक है। क्या प्लान था? प्लान था कि जो आपका इज़राइल का जो एरिया है जहाँ पे आपके सिनाई पेनिनसुला है, वहाँ से एक पेनिनसुला आपको क्या करना है, कैनल को एक कहीं ना कहीं आपको एक कैनल बनानी है। और वो कैसे बनानी है कि जैसे आपकी जो सुएज़ कैनल होती थी ना, सुएज़ कैनल क्या है, सुएज़ कैनल आपकी इजिप्ट से होते हुए एक ऐसी कैनल है, एक ऐसी पतला सा जो पानी का इधर से उधर जाता है, वो क्या है कि वो उसके ऊपर पूरी की पूरी मोनोपोली है। किसकी मोनोपोली है? इजिप्ट की मोनोपोली है। और काम क्या आती है? ये काम आती है, आर्टिफिशियल है ये, इसको बनाया गया था स्टेट के द्वारा, ऐसे पहले ट्रेडिशनली नहीं थी। काम इसने बस एक ही किया है कि यहाँ पे आप अफ्रीका का एक बारी मैप देख लीजिए, रुकिए,
ये क्या बोलती है कि आपको जो पूरा का पूरा अफ्रीका का जो वो आपका मैप है, जहाँ पे अफ्रीका आपको दिखाता है कि किस तरीके से ये पूरा कॉन्टिनेंट आपको पार करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका यहाँ पे है, लेकिन अगर आपके पास स्वेन कैनल है जो कि इधर से होती है, ऊपर यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, तो अब जो शिप्स वगैरह है उनको यहाँ से जाते हुए पूरा ये एरिया चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मुंबई वगैरह से इधर से आए और यहाँ से जाते हुए यूरोप में चले जाए। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये रिवोल्यूशनरी काइंड ऑफ एक तरीके का प्रोजेक्ट था इजिप्ट की गवर्नमेंट के द्वारा, कि वो इतना ज़्यादा समय यहाँ पे मतलब कि कट कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि लंदन से जो मुंबई का एरिया है ना, उसको इस सुएज कैनल ने ऑलमोस्ट 4450 किलोमीटर तक कम कर दिया था, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम, और इसी वजह से ये कैनल जो है वो बिजीएस्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है शिप्स का, क्योंकि यूरोप के जो शिप्स होते हैं वो भी यहाँ से एशिया की तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता है, और इसी वजह से एक रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट बनाया गया था। लेकिन अब यहाँ पे मोनोपोली हो चुकी है इजिप्ट की, और ये सबसे बड़ी उनकी इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टोल टैक्स कलेक्ट करते हैं, ठीक है। टोल टैक्स यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है उनके द्वारा। इस चीज़ से इजराइल कहीं ना कहीं खुश नहीं है, और इसीलिए वो क्या कहता है कि जो रेड सी है आपका ओशन सी के ऊपर, उससे इजराइल के अंदर से एक आर्टिफिशियल कैनल ऐसे ही कट जाएगी, जो कि गाजा स्ट्रिप से भी होते हुए थोड़ा सा उसका पार्ट जाएगा और वो चला जाएगा मेडिटेरियन सी में। इससे क्या होगा कि जो इजिप्ट की मोनोपोली है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मोनोपोली क्या होती है कि सिर्फ एक ही इंसान का वहाँ पे अधिकार है, वो अधिकार वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और ये अधिकार का कुछ भाग जो वो इजराइल के लिए भी और उसकी इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और भी कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे, जैसे, और ये कैनल का नाम क्या है जो आपकी कैनल बन रही है, बनने का सोचा जा रहा है, एक्चुअली 1960s से ही ये सोचा गया है कि ये जो कुछ ऐसी कैनल बनाई जानी चाहिए, लेकिन अभी तक ये बन नहीं पाई है। कहाँ से जाएगी ये, जो निगेव डेजर्ट है, देखिए बहुत ज़्यादा आपका जो इजराइल है वो न्यूज़ में है अभी, और आपको पता होना चाहिए कि उसके डेजर्ट कहाँ है, नेगेव का डेजर्ट कहाँ पे है, ठीक है। उसके अलावा उसकी माउंटेन्स वगैरह कहाँ है, उसकी बाउंड्री जो वो किस किस कंट्री से लगती है, क्या मैरीटाइम से उनकी बाउंड्री लगती है, नहीं लगती है, ये सब बातों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और खैर, नेगेव जो डेजर्ट है जो कि सदर्न आपका इजराइल है, गाजा का पार्ट जो है इजराइल का पार्ट है, वो सदर्न जो पार्ट है उसके अंदर ये आता है। और इसके अलावा आपकी जो गल्फ ऑफ अकाबा है, गल्फ ऑफ अकाबा कहाँ पे, ये आपका सऊदी अरेबिया और जो सिनाइन पेनिनसुला है इजिप्ट का, उसके दोनों के बीच के अंदर, और इजराइल भी यहाँ पे ऊपर से टच कर रहा है। तो ये जो गल्फ ऑफ अकाबा है, इन दोनों जगहों से इसको लेके जाना था। नाम इसका दिया गया था बेन गुरियन प्रोजेक्ट, ठीक है, बेन गुरियन कैनल प्रोजेक्ट। कौन थे ये बेन गुरियन? ये जो बेन गुरियन थे ये एक्चुअली में इजराइल के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, कि इन्होंने इजराइल जो कंट्री थी उस समय पे, जैसे हमारे फाउंडिंग फादर्स कौन कौन है, महात्मा गांधी हैं, बी आर अम्बेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, तो ये सब जो लोग थे जो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आपकी किसी भी एक संस्था को बनने में, उनको फाउंडिंग फादर्स माना जाता है। खैर, तो यही है कि इसका यहीं पे ख़त्म हुआ, आगे इसमें कुछ होता है नहीं होता है, बस हमें पता होना चाहिए कि ठीक है यहाँ पे क्या क्या बातें हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इकोनॉमिक पॉइंट्स पे, जो कि बात करता है, पहला आर्टिकल यहाँ पे, अक्टूबर रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप्स टू 4 months लो ऑफ 4.87%, कि अक्टूबर के अंदर जो रिटेल का इन्फ्लेशन था वो कम हो गया, 4 महीने से 4.487% के ऊपर ये पहुँच गया, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि कितना इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए हमारा, +-2.4, ठीक है, +-2.4। ये क्या होता है कि आपका जो 4 है उसके अंदर या तो माइनस कर दीजिए 2 तो भी काम चल जाएगा, 2 पे पहुंच जाएगा, या फिर प्लस कर दीजिए 6 तक रहेगा तो भी ठीक है। तो 2 से लेके 6 तक का बीच का जो इन्फ्लेशन रेट है वो ठीक रहता है। उससे ऊपर जाते ही आपका अगर कंसिक्वेंटली 3 महीने से लगातार आपका ये ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो आरबीआई की फिर कमेटी की जो है वो मीटिंग होती है, और उनको अपनी जो रिपोर्ट है वो देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, कि क्यों वो लोग इस इन्फ्लेशन को कब नहीं कर पाए, अभी तक रोक नहीं पाए हैं, ठीक है। तो ये आपको कहाँ देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन इन्फ्लेशन की तो जो आपकी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो तो अच्छा आ गया है, ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ और इश्यूज भी हैं, जैसे कि आपका फूड जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। कितना हाई चल रहा है फूड जो इन्फ्लेशन है, वो आपका ऑलमोस्ट अभी
7.01% है। मैंने बोला आपको कि 6 तक रहना चाहिए, लेकिन ये 6 को वो जो एक्सीड है वो कर चुका है। इसमें भी अगर आप इसके अंदर भी सीरियल्स को देखें, ठीक है, अनाज जो होता है उसको देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा महंगा हो गया। 10.65% जो अक्टूबर का डाटा है वो इतना ज़्यादा यहाँ पे फूड के अंदर दिख रहा है। इसके अलावा आपकी जो फूड बास्केट होती है उसके अंदर एग्स, फ्रूट्स वगैरह ऐसी चीज़ें वो भी बढ़ रही है, क्योंकि वो भी ज़्यादा कम नहीं है, वो भी 9.30% से यहाँ पे बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पे बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर आप फ्यूल की बात करेंगे तो फ्यूल के अंदर, ईंधन के अंदर आपको कुछ ठीक दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे महंगाई ना बढ़ते हुए मंदी हो रही है। ठीक है, कितनी मंदी हो रही है? 0.39% की, 0.39% की, कि यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो डिफ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, डिफ्लेशन हो गया है। और ये आपका इम्पैक्ट आपको क्योंकि दिखाई देगा, क्योंकि आपके जो कुकिंग वगैरह है, गैस प्राइसेस वगैरह, उनको कम कर दिया गया है, कोई चेंज नहीं किया है पेट्रोल पंप या डीजल के जो प्राइसेस है उनके अंदर। तो ये वहाँ से आप अंदाज़ा जो है अपना लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्टिव इक्विटी फंड्स, व्हाट लेड टू हायर इनफ्लोज इन जुलाई सितंबर जो क्वार्टर है। क्या होता है ये एक्टिव इक्विटी जो फंड होते हैं? बेसिकली जो फंड होते हैं ये होते हैं आपके जो म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है, उनके अंदर जो पैसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है इस फंड के अंदर। हायर बहुत इन्फ्लो है, जुलाई सितंबर का निकाला है। किसने निकाला है? मोतीवाल जो ओसवाल है उनका एक स्टडी ग्रुप है, उन्होंने अपना ये स्टडी करके प्रेजेंट किया है कि ऑलमोस्ट इस साल का ऑलमोस्ट जो है 74,000, ठीक है, 74,000 आपको जो ये जो फंड्स हैं उसके अंदर इन्फ्लो देखने को मिलेगा, इन्वेस्टर देखने को मिलेगा। इसमें दो तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। पहला आपके इन्वेस्टर होते हैं इसके अंदर जो सिंगल इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल है, कि ठीक है मैं इंडिविजुअली यहाँ पे पैसा लगाना चाहता हूँ। दूसरे होते हैं कुछ कंपनीज वगैरह जो एज अ फर्म यहाँ पे पैसा लगा रही हैं। और यहाँ पे बताया कि दो तरीके के यहाँ पे फंड्स को इस्तेमाल भी किया जाता है। एक होता है आपका एक्टिव फंड या एक्टिव इक्विटी, और दूसरी आपकी यहाँ पे होती है पैसिव इक्विटी। क्या होती है? पैसिव इक्विटी। ये पैसिव इक्विटी क्या है? तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, एक्टिव इक्विटी होती है जब आपका कोई मैनेजर जो है, ठीक है, जो फंड को आपका इन्वेस्ट करा। म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है? म्यूचुअल फंड से आपसे पैसे लेंगे, उसके बाद वो उनको किसी शेयर वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? शेयर्स वगैरह में। वहाँ से वो अपना प्रॉफिट भी कमाएंगे और आपका प्रॉफिट भी कमा के आपको वापस देंगे। तो यह हायर रिटर्न्स चाहिए होता है। तो यहीं पे एक्टिव जो इक्विटी होती है उसके अंदर आपको हाई रिटर्न्स के लिए जो मैनेजर होंगे, ठीक है, जो आपके पैसे को मैनेज करें, कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा प्ले करेंगे, कहाँ पे उनको रिस्क लेना है, कहाँ पे उनको रिस्क नहीं लेना है, और वो अपना पैसा अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। इससे क्या फ़ायदा है कि जिनके पास फाइनेंशियल अपनी जो एजुकेशन है या एबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि उनको पता हो कि स्टॉक मार्केट में कहाँ से पैसा कितना इन्वेस्ट करें, उनके लिए बेनिफिट ये है कि वो थोड़ी सी फीस दे के भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उनके बिहाफ पे कोई एक्सपर्ट वहाँ पे बैठा हुआ है जो ये काम कर रहा है, ठीक है। ये होता है आपका एक्टिव इक्विटी। और पैसिव इक्विटी होता है कि इसमें आपका एक बेंचमार्क निर्धारित कर दिया जाता है पहले ही कि देखिए 5% है यहाँ पे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है किसी भी स्टॉक में। यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, इसमें आपका मैनेजर जो है वो ज़्यादा आपका भाग जो है वो प्ले नहीं करता। और ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ भी लगाइए ना आप, एक्टिव इक्विटी में ये भी तो है कि रिस्क भी तो उतना ही है ना, क्योंकि रिस्क है, क्योंकि आप मैनेजर के ऊपर है, एक इंडिविजुअल के ऊपर है कि उसकी कॉन्शियस क्या बोलती है, उसका डिसीजन लेने की मेकिंग की जो पावर है वो क्या कह रही है। और इसी वजह से यहाँ पर रिस्क भी बढ़ जाता है, पैसा डूब जाने की भी आशंकाएं जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन पैसिव इक्विटी के अंदर ऐसा जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि आपने पहले ही एक सोच समझकर एक बेंचमार्क बना दिया, आपने क्राइटेरिया बना दिया कि इससे ऊपर या ऐसे किसी भी शेयर के अंदर पैसा इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए, सेफ जोन आप लोग खेल रहे हैं। तो इसलिए ये दो यही डिफरेंस और यही यहाँ पे समझाया गया। मैंने आप लोगों को थोड़ा ईजी करके इसको बता दिया है। एंड दैट्स इट। यहीं पे आज का जो हमारा न्यूज़पेपर है वो ख़त्म होता है। सो थैंक यू जो भी अभी तक यहाँ पे बने हुए हैं, एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। आने वाला है, ऑलमोस्ट 188 डेज़ बचे हुए हैं आपकी प्रीलिम्स 2024 में। तो बिल्कुल अपनी जो तैयारी है उसको दृढ़ होके लगे रहिए उस चीज़ के पीछे। एंड वेरी ऑल द बेस्ट।